आज के समय की लोकप्रिय और प्रतिष्ठित हिंदी लेखिका मीनू त्रिपाठी जी की लिखी हुई कहानी आज सुनिए, परी नहीं होती। तो शुरू करते हैं कहानी, परी नहीं होती। वृंदा भाभी, आप यहीं रुककर सारी व्यवस्था संभालना। एक रात की बात है, सुबह 6-7 बजे तक हम बहू को विदा करा लाएंगे। जैसा आप कहें जीजी, पर एक बात पूछनी है, बहू का स्वागत गेस्ट हाउस से करें या घर में? वृंदा के प्रश्न से ननद रमोला खींच भरे स्वर में बोली, उफ वृंदा, तुम भी ना रही निरी बेवकूफ़ बौड़म। अरे गेस्ट हाउस की बुकिंग परसों सुबह तक है, सारे मेहमान यहीं रुके हैं, तो जाहिर है बहू का स्वागत यहीं करोगी। कल शाम यहाँ से बहू को लेकर घर जाएंगे, बहू को विदा करा लाएं, तब स्वागत पूजा के बाद घर निकल जाना। वहाँ भी सब फैला पड़ा होगा, साफ सफाई करके रखना। हमारे पहुँचने से पहले सब व्यवस्था दुरुस्त कर लेना, समझी? अब चलो कुआं पूजने की रस्म पूरी करो। रमोला के आदेश के साथ ही रस्म आरंभ हो गई। कुआं पूजन उत्तर प्रदेश की एक अहम रस्म है जो बारात की रवानगी से ठीक पहले होती है। इस रस्म में बेटा माँ के आंचल को पकड़कर दिलासा देता है कि वो इस आंचल का मान रखेगा। सांकेतिक रूप से वो अपनी नवविवाहिता के आने के बाद भी अपनी माँ का ख्याल रखने का वचन देता है। ये एक भावुक पल होता है। ऐसे में अक्सर माँ बेटे भावुक होकर एक दूसरे के गले लगते हैं। शांतनु से भी अपनी माँ के गले लगने को बोला गया तो वो असहज हो गया और वृंदा भी सकुचा गई। तो रवीश बोले, अरे छोड़ो ये सब, सजा सवरा खड़ा है, गले लगेगा तो सूट खराब हो जाएगा। ये सुनकर बेटे को गले लगाने को उत्सुक वृंदा ठिठक गई। आसपास के खड़े लोगों की उपहास भरी नजरें नज़रअंदाज करते हुए मुस्कुरा पड़ी। उसका मन आज बौड़म, झल्ली, बेवकूफ़ जैसे शब्दों पर टिक नहीं पा रहा था। आज तो उमंग उल्लास का दिन था। इकलौते बेटे की शादी के दिन वो उड़ी उड़ी फिर रही थी, तभी तो उसका ध्यान फूल कर कुप्पा हो गए पाँवों पर नहीं जा रहा है। क्या सोच रहे हो भाई, जल्दी करो, अपनी माँ का आशीर्वाद लो। वृंदा की चचेरी बहन अंजना शांतनु से बोली तो वृंदा के पैरों की ओर झुका वो। वृंदा का जी किया उसे सीने से चिपका ले, पर उसकी पोशाक और पगड़ी बिगड़ ना जाए या कहीं उसके गोरे दमकते चेहरे पर उसकी छाप ना लग जाए, इस भय से वो हिम्मत ना कर पाई। तभी अंजना ने शांतनु के पिता की ओर देखते हुए धीमे से कहा, अरे जीजा जी, क्या वृंदा दीदी अकेले रहेंगी? बारात में वो भी चलती तो? सुनकर रवीश हंसकर बोले, हुलिया देख तो रही हो अपनी दीदी का, आज बेटे की शादी में भी ऐसी दाग धब्बे भरी साड़ी पहनी है। वैसे अच्छा ही है, हम इन्हें बनारसी साड़ी पहना भी देते तो काम के चलते उसका भी सत्यानाश कर देती। अब बहू के आने से पहले ज़रा ढंग से तैयार हो जाना। अरे ले चलो ना जीजा जी, फटाफट तैयार करवा देती हूँ, अंजना ने इसरार किया। तो रवीश झल्ला कर बोले, वहाँ बारात के साथ जाकर ये क्या करेंगी? वहाँ बेटे की ससुराल में कोई बौड़मपना दिखा दिया तो हम कहे बिना रह नहीं पाएंगे, फिर आप सब हमें ही दोष देंगी। अरे चल बेटा, तू क्या सोच रहा है, गाड़ी में बैठ। पिता की बात खत्म होने से पहले ही शांतनु फूलों से सजी गाड़ी की ओर बढ़ गया। रवीश भी बहन रमोला के साथ गाड़ी की ओर बढ़े। शांतनु के बगल में रमोला और रवीश आगे की सीट पर बैठे। बारात वाली गाड़ियां एक एक करके निकल गईं। बारात को विदा होते देख वृंदा के मन में कसक सी उठी। काश उसकी तरफ से शांतनु ही बोल देता कि शादी में माँ की उपस्थिति अपरिहार्य है, पर अगले ही पल मन की कसक निकाल फेंकी। शांतनु वैसे भी कहाँ ज़्यादा बोलता है, उसका संकोची बेटा अक्सर तटस्थ रहता है, बेटे होते ही ऐसे हैं। वो सहसा मुस्कुराती हुई बुदबुदाई, सही भी तो है, शादी की तैयारियों में वो ऐसा डूबी कि कपड़े लत्ते बदलने का होश ही नहीं रहा। दिन के प्रत्येक पहर में चलने वाले रीति रिवाज और रस्मों की तैयारियों में इधर से उधर भागती ही रही। रह रहकर वृंदा वृंदा की गुहार हर तरफ से आई, ये तो सौभाग्य है, मेरे बेटे की शादी का सौभाग्य। बेटे की शादी में माँ काम न करेगी तो कौन करेगा? बारात विदा हो गई, कल बहू भी आ जाएगी। जो मैं बारात के लिए चल पड़ती तो बहू के स्वागत की तैयारी कौन करता? अरे तुम अकेले क्या बड़बड़ा रही हो बहुरिया? सहसा घर की पुरानी उम्र दराज नौकरानी धनिया ने टोका तो वह हंसकर सर हिलाते हुए बोली, सास बनने वाली हूँ ना, तुम्हारे खुशी के बौराई जा रही हूँ। धनिया एकटक उसे देखते हुए चिंतित सी बोली, बहुरिया, नई बहू के आने पर भी तुम ऐसे ही नाटी जाओगी, काहे नहीं थोड़ा बन ठन कर रहती हो? शादी का घर है, पर देखो कैसी सादी सी सूती साड़ी पहने टहल रही हो। धरा उठाई में जुटी वृंदा जोर से बोली, तो क्या करती धनिया काकी, जो पहन ओढ़ लेती तो घर भर का काज कौन देखता?
वृंदा की बात पर धनिया काकी मुंह बिसूरती हुई बोली, अरे जाओ बहुरिया, ऐसा भी क्या काज की चिंता कि जरा सा भी बनाव श्रृंगार पर भी ध्यान न धरा। भगवान ने जो रंग रूप दिया सो दिया, कम से कम पहने ओढ़े रहती तो किसी की आंखों की किरकिरी तो न बनती। आज भी भैया 50 लोगों के बीच तुम्हारी उतार गए। सरल सहज काकी सहजता से कटु सत्य कह गई, पर उसे बुरा नहीं लगा। आज तो बिल्कुल ही नहीं। आज उसके बेटे का ब्याह जो है। वो मुस्कुरा पड़ी। अपने रूप रंग पर ऐसी टिप्पणियां वो अक्सर सुनती है। शांतनु की सगाई के दिन ही रमोला जीजी शांतनु की होने वाली पत्नी के सामने कह बैठी थी, वाह शांतनु, तुम्हारी पसंद की दाद देनी पड़ेगी। भाई लड़की सुंदर है, इतनी सुंदर लड़की तो हम भी न ढूंढ पाते। चलो बाबा, कम से कम पीढ़ी तो बदलेगी। इतने पर भी जीजी चुप कहाँ रहीं। उसे सुनाते हुए धीरे से बोली, शांतनु ने पिता का रूप पाया है जो अपनी माँ को पड़ जाता तो जैसी संभावना की कल्पना पर ही हंसी के छींटे बिखर गए। वो सकपका गई थी। शांतनु तो सुनता ही रहता था ऐसी बातें जो कहीं बहू ने सुन लिया हो तो। उस दिन उसकी सूखी आंखें और सूख गईं। रूप रंग पर हुए कटाक्ष सदा ही उसके हृदय को बीनते रहे हैं। अक्सर दर्पण निहारते वो सोचती, जो उसकी माँ के पास पुश्तैनी मकान जमीन जायदाद न होती तो उसका क्या होता। बिन ब्याही रह जाती तो कांटों से उगे रिश्तों के बीच गुलाब से शांतनु को कैसे सहलाती, शांतनु को कैसे पाती। कौन अपनी तोतली भाषा में पूछता, माँ परी क्या होती है, और वो पुचकार कर किससे कहती, ना रे लल्ला, ये परी वरी कुछ नहीं होती। परी से कहना मतलब सुंदर होना, बहुत बहुत सुंदर होना। तुम झूठी हो। एक तरफ कहती हो परी सी सुंदर, फिर बोलती हो परी होती ही नहीं है। परी होती है माँ, उसके पास एक जादू की छड़ी होती है। मुझे मिलेगी तो मैं तुम्हें शीतल आंटी जैसा सुंदर बना दूंगा। उसकी बात पर वो कट कर रह जाती। आंखों से आंसू गिरने को आतुर हो जाते। वो उसे सीने से लगाकर रुलाई जब्त करती तो नन्हा शांतनु सहम जाता। उसे लगता माँ झूठी शब्द से आहत हो गई है। उस वक्त शांतनु कुछ देर के लिए चुप हो जाता, परंतु परी के अस्तित्व पर उसका विश्वास न डगमगाता। रमोला बुआ, पापा, दादी सब शीतल आंटी को परी मानते हैं। बस एक उसकी माँ ही कहती है कि परी नहीं होती है। बहुरिया, ये लो आरती की थाली। धनिया के स्वर ने उसे मानो तंद्रा से खींचा। आरती की थाली में हल्दी कुमकुम के साथ अक्षत और दिया रख दिए हैं। कुछ और रखना है क्या? ध्यान से देख लो। धनिया काकी का देख लो वाली चेतावनी उतार गई। जो तैयारी में कहीं कोई कमी रह गई तो नई बहू के सामने बौड़म, बेवकूफ़ जैसी उपाधियों से नवाजी जाएगी। वो खुद भी आने वाले दिनों में संभल कर रहना चाहती थी, इसीलिए बड़े ध्यान और होश के साथ अपनी तैयारियों का अवलोकन करने लगी। मिठाई, हाँ मिठाई रह गई। मीठे में क्या रखूं? सब वर वधू को मिठाई खिलाएंगे तो मीठा उनकी पसंद का होना चाहिए। वो मिठाई के डिब्बे में लगी रंग बिरंगी मिठाइयाँ देखकर फिर अतीत में खो गई। माँ, परी खाने को अच्छा अच्छा देती है ना? शांतनु शीरा की कटोरी को उंगलियों से चाटते हुए कहता, और वो वही राग लापती, ना बेटा, ये सब कहानियाँ हैं। वास्तव में परी नहीं होती है। परी तो कल्पना है, कोरी कल्पना। वृंदा उसे महापुरुषों की कहानियाँ सुनाती, पर उसे तो दादी रमोला बुआ द्वारा सुनाई परियों का तिलस्म लुभा था। वृंदा के मुख पर कोमल स्नेह सिक्त हंसी आई। नन्हा शांतनु अब बड़ा हो गया है। परियों को खोजने वाला बेटा कल सचमुच परी लेकर आएगा। उसके हाथ तेजी से धरा उठाई में लग गए। भाभी, तुम थोड़ा सो लो, धनिया काकी कह रही थी, पर वो उन्हें कैसे समझाए कि आज तो नींद कोसों दूर है। उसका बेटा दूल्हा बना क्या कर रहा होगा? शायद जयमाल का समय हो। उसकी बहू कैसी लग रही होगी? गुलाबी जोड़ा होगा या फिर लाल जोड़े में सजी होगी? कितनी सुंदर दिखती होगी। शांतनु बचपन में जितना मुखर था, बड़ा होते होते उतना ही अंतर्मुखी हो गया। सुना है उसकी दुल्हन बड़ी मुखर है। रूप की धनी तो है ही। उसका संकोची बेटा अपनी परी जैसी सुंदर दुल्हन को सबके बीच चोरी चोरी देखता होगा। माँ, तुम ब्यूटी पार्लर जाया करो। सुनते हैं पार्लर जाने से लोग सुंदर होते हैं। उसे शांतनु का बचपन फिर याद आया। साथ ही याद आए अपने पति के व्यंग बाण। तुम्हारी माँ को कोई पार्लर सुंदर नहीं बना पाएगा। कोयले को जितना भी घिसो संगमरमर थोड़े ही हो जाएगा। जैसी है वैसी रहने दे, पार्लर की जिद छोड़ दे। रवीश हंसते और उनका कहा खंजर बनकर सीने में जा धंसता और देर तक रिश्ता। पर जवाब देने का ना उसे साहस होता ना समय। घर की जिम्मेदारियां उसे कुछ सोचने की फुर्सत भी कहाँ देती। शांतनु की रमोला बुआ यदाकदा आती तो शुरू होती उनकी फैंटेसी।
जिसमें परियां बढ़िया बढ़िया खाने को देती, पहनने को देती। वो कहानियों में उन परियों के साथ सुंदर नगरी की सैर करता। वो कल्पना के परों में बैठकर कभी जादू की छड़ी घुमाता तो कभी परी सिर हिलाकर उसके सामने सब हाजिर कर देती। शांतनु की इस फैंटेसी को हमेशा उसने तहस नहस किया है, यह कहकर कि परी नहीं होती है। फिर समय आया जब लाख छिपाने के बावजूद कुछ दबी ढकी बातें शांतनु के सामने आईं। उसे पता चला कि उसके पापा परी से रोजाना रूबरू होते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, कभी कभार 2-1 रातें भी। वो परी शायद शीतल आंटी हैं। फिर कुछ और परियों के नाम भी सामने आए। वो शर्मिंदा हुई, पर रवीश नहीं। उसका रंग रूप रवीश की अय्याशी का लाइसेंस था। लब्बो लुआब ये कि शांतनु समझने लगा था कि जब पापा परी के पास होते तो उसकी मम्मी क्यों छिप छिप कर रोती हैं। आखिरकार बचपन जाते जाते उसे सिखा गया कि वाकई परी नहीं होती। तभी शायद वो ज़रूरत से ज़्यादा गंभीर हो गया। अपने काम से काम रखने वाला शांतनु सदा शांत रहा। ये सही है कि वो कभी अपनी माँ के पक्ष में नहीं बोला, पर यह भी सच है कि उसने अपने पापा, बुआ, दादी की तरह असंवेदनशील बनकर उसके रूप रंग को निशाना नहीं बनाया। ये बात क्या कम राहत की थी। कहो तो बहुरिया, अभी क्या हो रहा होगा? बारात का नाच गाना खत्म हो गया होगा। कहो खाना पीना चल रहा हो, ब्याह का मुहूर्त हो गया हो, अब तो दूल्हा दुल्हन मंडप के नीचे आ गए होंगे। क्यों? धनिया काकी का कौतूहल वृंदा को फिर से वर्तमान में खींच लाया और वो मुस्कुराते हुए कल्पना में ही मंडप के नीचे बेटे बहू को फेरे लेते तो कभी कोहबर में हंसी ठिठोली के बीच उन्हें मुस्कुराते सकुचाते देखती देखती कब झपकियां लेने लगी पता ही नहीं चला। और तभी रमोला जीजी का फ़ोन आया। वाह जी वाह, तुम वहाँ मज़े से सो रही हो और हम यहाँ जाग कर सब संभाल रहे हैं। यहाँ तुम्हारे लाडले ने एक नई जिद शुरू की है। कहता है नई बहू सीधा घर जाएगी, उसके बाद गेस्ट हाउस आएगी। सो मेहमान तो यहाँ से गेस्ट हाउस जाएंगे। मैं, अंजना और रवीश भैया शांतनु और बहू को लेकर घर आएंगे। घर पर कुछ देर रुककर सब लोग गेस्ट हाउस आएंगे वापस। ये सुनकर वृंदा हड़बड़ा कर बोली, पर जीजी अब घर कैसे? परवर छोड़ो, एक गाड़ी भेजिए, उसी में बैठकर घर जाओ, सब तैयारी करो। हम 1-1.5 घंटे में पहुँचेंगे। बदन में पोर पोर दर्द होने के बावजूद उसने किसी तरह दौड़ दौड़ कर आरती की थाली, न्योछावर, मंगल कलश कार में धरवाया। घर पहुंची तो अस्त व्यस्त बिखरा घर समेटा। बैठक से लेकर बेडरूम तक जितना हो सका संवारा। सारी व्यवस्था संभालने के बाद चौड़े से मिट्टी के पात्र में गुलाब की पंखुड़ियाँ डालकर उसमें जल भरा, फिर द्वार पर रख दिए जलाए। आते ही होंगे, सब आते ही होंगे, इस मंत्र को बुदबुदाती वो घूम घूम कर देख रही थी कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया। पूजा की थाली पर नजर डाली और फिर जल्दी से रसोई गई और शीरा बनाया। देसी घी की महक पूरे घर में फैल गई थी। मिठाई के डिब्बे तो हड़बड़ी में गेस्ट हाउस में ही छूट गए। सो नई बहू का मुंह मीठा कराने के लिए शीरा ही जल्दी में बन सकता था। शीरा शांतनु को पसंद भी बहुत था। तभी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। हंसी और चुहल के बीच रमोला जीजी नव दंपति को बाहर रुकने की हिदायत देकर भीतर आई तो देखा मुड़ी तुड़ी अस्त व्यस्त साड़ी में खड़ी वृंदा उनके अगले आदेश का इंतज़ार कर रही थी। चलो महारानी, बेटे बहू की आरती तो तुम्हें ही उतारनी है। जीजी की नज़रें देखकर उसे याद आया कि घर की व्यवस्था संभालने के चक्कर में साड़ी तो बदलना ही भूल गई। वृंदा का हुलिया देखकर रवीश की त्योरियाँ चढ़ गईं। वो आरती की थाली लिए सकुचाती गेट पर आई तो अंजना ने थाली हाथ में पकड़ ली। नज़र निछावर करती उससे पहले ही शांतनु का सर कानों में पड़ा। माही, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें परी से मिलवाऊंगा, तो ये है मेरी परी, मेरी माँ। वृंदा चौंक गई और जी हलक में अटक गया जब उसने अपनी ओर इशारा करते हुए शांतनु को देखा। इतने सालों का बोला ऐसे टूटता देख वो सेहरी और सब स्तब्ध रह गए। कभी न बोलने वाला बेटा आज बोल रहा था। माँ, कुआं पूजन के समय रस्म के मुताबिक मुझे आपके गले लगना था, पर मैं गले नहीं लगा। जानती हो क्यों? ऐसा करता तो सब्र का बांध टूट जाता। ये क्या कह रहा है बावले? ये समय है क्या इन सब बातों का? रमोला जीजी कुछ कहने को हुई, पर उसने उन्हें इशारे से चुप करा दिया। वृंदा हैरान थी, ऐसा तो उसने कभी नहीं किया। यही तो समय है बुआ, शांतनु ने रमोला से सर्द लहजे में कहा और आगे बढ़कर हकबकाई वृंदा के कंधे पर दोनों हाथ रखता हुआ बोला, तुम बचपन से क्यों झूठ बोलती आई कि परी नहीं होती, जबकि तुम ही तो थी माँ,
जो मेरे बोलने से पहले मेरी पसंद का खाना लेकर आती, मेरे कपड़े धोती, उन्हें प्रेस करती, मैं कब क्या पहनना पसंद करता हूँ ये तुम जानती, मेरे स्कूल का होमवर्क, मेरी सारी ज़रूरतों पर तुम ध्यान धरती। ये सब तो एक परी ही कर सकती है। फिर भी कहती रही कि परी नहीं होती। शांतनु रवीश और रमोला पर उड़ती हुई नज़र डालकर बोला, और किसी का मैं नहीं जानता, पर मेरे लिए तो तुम परी थी। वो अलग बात है कि मैंने ये कहने में बड़ी देर कर दी। बोलते बोलते उसका गला भर्रा आया और वृंदा की आंखों में आंसू झरझर बहने लगे। मौके की नजाकत को देखकर उसने जल्दी से मुस्कुराते हुए भावुक और असहज माँ के हाथों को थाम लिया। और तब तो और भी स्थिति अजीब हो गई जब नई बहू ने भी आगे बढ़कर कहा, मम्मी जी, आपके बारे में इनके मुंह से बहुत सुना। मंत्र मुग्ध सा शांतनु अपनी नवविवाहिता को ताकता बोला, थैंक्स। जो तुम हिम्मत न दिलाती तो आज भी माँ से कह ना पाता जो अरसे से कहना चाह रहा हूँ। अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए, शरारत से माही बोली और फिर बोलती गई, मैं तो कब से इनसे कह रही हूँ कि आपके प्रति जो भावनाएं हैं वो जाहिर भी कर दें, पर ये कहते थे कि हिम्मत नहीं है। मैंने भी कह दिया, जब कहोगे तभी गृह प्रवेश करूँगी। सुबुगाहटों और सबके विस्मय जनित भावों से बेपरवाह हो उसने मनमोहक अदा से शांतनु को देखा और शांतनु ने अपनी जान चुपके से अपनी दोनों पलकें झपकाकर नवविवाहिता को कृतज्ञता ज्ञापित कर दी। वृंदा को भावुक देखकर वो शरारत से उसके कान में फुसफुसाई, माँ, मेरी मम्मी कहती हैं अपनी माँ को प्यार करने वाला लड़का पत्नी को भी बहुत प्यार करेगा। उसकी शरारत पर वृंदा झेंप गई। रमोला जी कुछ कहती उससे पहले वृंदा की बहन अंजना बोल पड़ी, भाई बधाई हो, इस घर में आज हमारी वृंदा का सास के रूप में जन्म हुआ है। रमोला और रवीश स्याह चेहरा लिए वक्त की नजाकत समझकर हंसी के संवेद स्वर में सहयोग करने लगे। रमोला जी बोली, चलो अब आरती करो, अब क्या सारी बातें यहीं होंगी। आरती करते समय वृंदा की नज़र बेटे बहू के चेहरे से हटी नहीं रही थी। रमोला जी फिर बोली, वैसे वृंदा तुम हो वाकई भाग्यशाली जो ऐसे बेटे बहू मिले। आरती की लौ को आंखों से लगाती हुई माही बोल पड़ी, भाग्यशाली तो मैं हूँ बुआ जी जो ऐसी सासू माँ मिली। कहते हुए वो सावधानी पूर्वक कलश को पांव से गिराने लगी। बिखरे धान देखकर प्रतीत हुआ मानो घर की लक्ष्मी वृंदा के अस्तित्व और उसकी गरिमा के साथ गृह प्रवेश ले रही हो। अभी आप सुन रहे थे एक खूबसूरत कहानी, परी नहीं होती। आशा है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।